हाँ, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्या हम रिवाइज करने वाले हैं? आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं वो जानने के लिए उससे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग ने अब तक क्या-क्या रिवाइज कर लिया। हम लोग ने क्या-क्या अब तक रिवाइज कर लिया? हम लोग ने अब तक रिवाइज किया है सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन बहुत बार रिवाइज किया, बहुत अच्छे से रिवाइज किया। वो बेस है जिसके ऊपर कैपिटल गेन पूरा खड़ा है। फिर 45(1) के कुछ प्रोवाइजोस देखे थे, 7 प्रोवाइजो देखे थे, याद रहेंगे। याद नहीं है तो आपको आज एक ये वीडियो के एंड में एक सरप्राइज देने वाला हूँ जिसमें मैं अपने नोट्स शेयर करने वाला हूँ। ये तो कैसे, ये मैं आपको बताने के लिए अपने नोट्स बनाता हूँ। मैं खुद रिवाइज कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और अगर आपको चाहिए तो मैं वो आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। और उससे आपको पता चलेगा कि इनकम टैक्स कितना फास्ट रिवाइज हो सकता है, कितना फास्ट रिवाइज हो सकता है, वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग ने 45(1) देखा था, उसके प्रोवाइजोस देखे थे। फिर हम लोग ने क्या देखा था? फिर हम लोग ने देखा था कुछ कॉस्ट के बारे में देखा था, अलग अलग टाइप के बोनस राइट वगैरह। ठीक है, देखे थे अपन ने। फिर 48 में कंप्यूटेशन देखे थे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वगैरह। 47 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ सेक्शन देखा था, काफी आपको इजी लगा रहेगा। फिर 54 के कुछ एग्जाम्पशन देखे थे। मतलब हम लोग ने बेसिकली क्या, जो कैपिटल गेन का इंपॉर्टेंट क्रक्स है, क्रक्स है जो, वो हम लोग ने अभी देख लिया है। ठीक है, बट एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो हम लोग ने नहीं देखी, जो हम लोग आज देखने वाले। क्या इंपॉर्टेंट है? टैक्स रेट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स रेट लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स रेट लगेगा, 112A क्या है, 111A क्या है। 112A से याद आया कि आज मैं 112A का बाकी सब टैक्स रेट बहुत अच्छे से करेंगे, 112A से बेसिक करूंगा। उसका रिवीजन पर्पज है, उसका पर्पज है कि 112A इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि चांस है भाई आएगा, मतलब एग्जाम में आएगा ही, वो एमसीक्यू के फॉर्म में आए या किसी फॉर्म में आए, क्वेश्चंस के फॉर्म में आए, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और मैं ऐसा भगाना नहीं चाहता। भगाना इन द सेंस, रिवीजन में बेसिकली क्या होता है, मैं फास्ट फास्ट सेक्शंस आपके सामने रखता हूँ और आप उसको कैच करते हो। बट उस केस में थोड़ा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे कि आपको कभी भूले नहीं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने क्लास वगैरह नहीं किया है, तो वो उसके साथ हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो 112A आज डे 18 है, डे 19 में 112A पूरा करेंगे। लेक्चर को एंड तक देखते रहना, बिकॉज एंड में मैं वो आपको शीट बताने वाला हूँ और वो कैपिटल गेन का आपको रिवीजन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे एकदम फटाफट हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बात करेंगे? आज क्या करने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पशन। 54 के एग्जाम्पशन तो थे, वो हम लोग ने कर दिए थे लास्ट में। फिर 10 की सीरीज के कुछ एग्जाम्पशन जो कैपिटल गेन में, 10 में क्या आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पशन आते हैं कि जिसपे टैक्स रेट नहीं लगता। तो 10 के रिलेटेड जो एग्जाम्पशन है, 10 के रिलेटेड जो एग्जाम्पशन है, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, उसमें क्या देखेंगे? पहला देखेंगे 10 सबसेक्शन 37। 10 सबसेक्शन 37 क्या बोलता है? एग्जाम्पशन इन केस ऑफ कैपिटल, अगर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अगर आप क्या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करते हो, कौन सा शहर वाला अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करते हो, तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, अर्बन होना चाहिए। तो अभी आप बोलोगे भाई रूरल ने क्या पाप किया था, रूरल को क्यों नहीं मिल रहा? तो रूरल को क्यों नहीं मिल रहा, उसका आपको रीजन मिलेगा हम लोग के फर्स्ट लेक्चर में, 2 सबसेक्शन 14। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 क्या बोलता था? कैपिटल असेट का डेफिनेशन बोलता था, और कैपिटल असेट के डेफिनेशन में से रूरल एग्रीकल्चर लैंड को एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो वो तो कैपिटल असेट ही नहीं है, तो कैपिटल गेन का सवाल ही नहीं उठता, तो उसको एग्जाम्पशन देने की जरूरत नहीं है। इसलिए अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को एग्जाम्पशन दिया हुआ है। तो एग्जाम्पशन देंगे तो कुछ कंडीशन तो रखेंगे, फ्री फुगट में तो एग्जाम्पशन भाई गवर्नमेंट कभी नहीं देगी। ठीक है, कुछ तो कंडीशन रहेगा, तो कंडीशन क्या है वो हम लोग देखने वाले। कंडीशन क्या? पहला, किसको एग्जाम्पशन मिलेगा? या तो इंडिविजुअल को मिलेगा या एचयूएफ को मिलेगा, या तो इंडिविजुअल को मिलेगा या एचयूएफ को मिलेगा, सिर्फ दो लोगों को, या तो इंडिविजुअल को या एचयूएफ को। ठीक है, क्यों मिलेगा? अगर वो एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया, अगर जिस टाइम ट्रांसफर किया उससे पिछले 2 साल तक अगर उसके असेसी ने या उसके पेरेंट्स, असेसी ने या पेरेंट्स ने वो एग्रीकल्चर लैंड यूज किया फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तो वो एग्जाम्पशन मिलेगा। और जो कंसिडरेशन होना चाहिए, जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो डिटरमाइन होगा या तो आरबीआई द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो आपको मिल जाएगा। क्या बात किया? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर आप ट्रांसफर करो तो 10 सबसेक्शन 37 में आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। प्रोवाइडेड इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड यूज किया होना चाहिए और डिटरमाइन होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन होना चाहिए। बालाकृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीए फाइनल है, सीएस प्रोफेशनल वाले हो तो देख लेना। फिर क्या बात कर, यहाँ पे क्या लिखा है इससे आपको एक याद आएगा, हम लोग ने कल किया था 54B। 54B में क्या किया था? अगर हम लोग ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करते हैं और सामने अर्बन या रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं,
तो उसमें एग्जम्पशन मिलता था, वो यही इसी के साथ-साथ कर लेना तो क्या फटाफट हो जाएगा। फिर बात करते हैं 10 सबसेक्शन 37, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सबसेक्शन, और शायद ये लास्ट टाइम है जब ये असेसमेंट ईयर में इसको मिलेगा, बाद में अगर नोटिफाई करेंगे तो ठीक है। 1037 ये क्या बोलता है, एग्री एक्सेप्शन किसको मिलेगा, एक्सेप्शन मिलेगा अगर कैपिटल गेन होता है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, उस पर एग्जेम्पशन मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा किसको, आंध्र प्रदेश के लोगों को एग्जेम्पशन मिलेगा। ये बेसिकली ये सेक्शन समझने से पहले आप इसका पर्पस समझ लीजिए कि ये क्यों आया था, ये क्यों आया था। जब भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का वो हुआ था, क्या हुआ था, सेपरेट स्टेट बन गए थे, तभी आंध्र प्रदेश को अपना अलग कैपिटल बनाना था, बिकॉज हैदराबाद तो अपना चला गया था तेलंगाना में, तो आंध्र प्रदेश को अमरावती करके उनको कैपिटल बनाना था। तो कैपिटल बताओ, उसका राजधानी, वो स्टेट का कैपिटल बनाना था। तो बनाने के लिए उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी उनको चाहिए था, तो वो प्रॉपर्टी वो कहाँ से लेंगे, तो वो जो नॉर्मल पब्लिक के पास प्रॉपर्टी रहेगी वो लेंगे और उसको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो वो जब वो प्रॉपर्टी ले रहे थे नॉर्मल पब्लिक से जब वो प्रॉपर्टी ले रहे थे, तो वो जब ट्रांसफर कर रहे थे प्रॉपर्टी, उस केस में कुछ एग्जाम्पशन दिए, तो क्या एग्जाम्पशन दिए बात करते हैं। अगर देखो स्टोरी समझते हैं, अभी आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट है, आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट लोगों के पास जाता है और मांगता है कि भाई हमें प्रॉपर्टी दे दो, हमें प्रॉपर्टी दे दो, लैंड दो या बिल्डिंग दो, जो असेसी ने ओन किया है वो प्रॉपर्टी मांगेगा, तो असेसी भाई दे देगा कि भाई गवर्नमेंट को सिटी बनाने के लिए चाहिए, जो भी सामने पैसा देना है वो पैसा वो गवर्नमेंट देगी और उसको ट्रांसफर कर देगा। तो ट्रांसफर कब करना चाहिए, ऑन और आफ्टर 2/6/2014। ये डेट क्या है, ये डेट वो है जिस दिन वो स्टेट का बाइफर्केशन हुआ था, मतलब दो अलग स्टेट बने थे। ठीक है, तो अगर ट्रांसफर होता है और वो स्कीम का क्या नाम था, लैंड पूलिंग स्कीम नाम था। अगर गवर्नमेंट पहले गया, गवर्नमेंट किसके पास गया, गवर्नमेंट गया एसएससी के पास कि भाई हमको प्रॉपर्टी दो, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। तो जब एसएससी ट्रांसफर करता है वो प्रॉपर्टी, तो वो जब ट्रांसफर तो है, पर वो ट्रांसफर अगर लैंड पूलिंग स्कीम में होता है तो ट्रांसफर को कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन दिया है अंडर 1037। अगर वो ट्रांसफर करते हो तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो अभी उन्होंने प्रॉपर्टी दिया, तो ऐसा हो सकता है ना, पैसा नहीं दिया, पैसे देने की जगह लैंड पूलिंग सर्टिफिकेट दिए, मतलब पैसा तो दिया ठीक है, पर उसके साथ साथ लैंड पूलिंग सर्टिफिकेट दिए कि ये सर्टिफिकेट है। पैसा नहीं देने की जगह ऐसा हो सकता है रेंट पे दिया। मैं इमेजिनरी स्टोरी बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा याद हो जाए। उनको पैसा नहीं दिया, समझो रेंट पे उनको रहने के लिए घर दे दिया, और साथ साथ में उनको कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा ना कि हम लोग ने प्रॉपर्टी लिया। तो जो लैंड पूलिंग स्कीम का एक सर्टिफिकेट अगर उनको देते हैं कि भाई वो सर्टिफिकेट जिसके पास है, जिसके नाम पे है, अगर वो जिसके पास है तो उसको बाद में जब अमरावती में जब कैपिटल बन जाएगा तो उस पर उसको प्रॉपर्टी मिलेगा। तो जब जब वो लैंड पूलिंग सर्टिफिकेट भी अगर कोई एसएससी सोल्ड करता है, वो ट्रांसफर करता है लैंड, भाई किसी को जरूरत पड़ सकता है ना किसी एसएससी को कि भाई मेरे को अर्जेंट पैसा चाहिए, तो अगर वो लैंड पूलिंग सर्टिफिकेट ट्रांसफर करेगा तो उस पर भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, अभी समझो कि अमरावती में प्रॉपर्टी वगैरह डेवलप हो गई, एसएससी सबको अलॉट कर दी, तो अभी एसएससी को वो प्लॉट या लैंड जो भी मिल गया, अभी वो लैंड या प्लॉट जो भी है वो अगर ट्रांसफर कर रहा है, अगर वो ट्रांसफर कर रहा है कब तक, जब से मिला तब से 2 साल के अंदर अंदर, जब से मिला वो एंड फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो रहा है वहां से लेके 2 साल तक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, तो वो टाइम तक भी उसको कैपिटल गेन नहीं करेगा। समझा। वापिस एक बार बात करते हैं। सबसे पहले स्टोरी क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट मेरे पास आती है, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट मेरे पास आती है कि भाई तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है वो मेरे को दे दो, मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। तो मैं जब वो प्रॉपर्टी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को ट्रांसफर करता हूँ तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, डन। अभी वो स्कीम का क्या नाम था, लैंड पूलिंग स्कीम नाम था। लैंड पूलिंग स्कीम का तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट मेरे को क्या देगी, मेरे को सर्टिफिकेट देगी। सर्टिफिकेट कौन सा देगी, एलपीएस का सर्टिफिकेट देगी। जो सर्टिफिकेट मुझे मिला उसके बेसिस पे मैं जाके जब भी अलॉट होगा था वो सर्टिफिकेट दिखाऊंगा और मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगा। तो वो सर्टिफिकेट अगर मैं बेच रहा हूँ, मुझे पैसे का जरूरत पड़ गया, तो वो सर्टिफिकेट भी बेच रहा हूँ तो उसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। समझा। फिर थर्ड क्या है कि जब वो अमरावती का सिटी या जो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया और वो मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे, वो मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे रहे, जो मेरा प्रॉपर्टी था उसको डेवलप करके। तो अभी जब मेरे को प्रॉपर्टी मिला, वहां से वो ईयर जब से खत्म होता है, वहां से लेकर 2 साल तक अगर मैं वो प्रॉपर्टी भी सेल कर रहा हूँ तो मुझे वो कैपिटल गेन नहीं देना। होप्स तो समझ गया रहेगा, इतना टफ नहीं है पर इंपॉर्टेंट जरूर है।
अभी बात करते हैं टैक्स रेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी बात कर रहे थे। टैक्स रेट में कैसा, या तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। दो ही तरीके के गेन हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। कब लॉन्ग टर्म होगा कब शॉर्ट टर्म होगा वो हम लोग का फर्स्ट रिवीजन लेक्चर में देखा था, एक बार रिवाइज कर लोगे तो बेटर है, नहीं तो मैं बोलता जाऊंगा तो आपको क्लिक होता रहेगा, पर याद रखना वो जरूरी है। या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होता है तो या तो सेक्शन 112A एप्लीकेबल होगा, या अगर 112 एप्लीकेबल नहीं होता तो अदर सेक्शन कौन सा 112 एप्लीकेबल होगा। 112A कब एप्लीकेबल होगा इसका भी मैं सिर्फ बेसिक करा रहा हूँ, आप मेरे को जज मत करना कि बस इतना थोड़ी है, मेरे को भी पता है इतना सा नहीं है। आज मैं सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, कल डे 19 ऑफ रिवीजन पूरा 112A पे फोकस रहेगा, क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। 112A, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, कब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, अगर आप ट्रांसफर करते हो, कौन सा कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, अगर इक्विटी शेयर कर रहे हो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड का कोई यूनिट ट्रांसफर कर रहे हो, या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ट्रांसफर कर रहे हो, या तो बिजनेस ट्रस्ट का कोई यूनिट या इक्विटी ओरिएंटेड फंड का कोई यूनिट या इक्विटी शेयर अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको टैक्स लगेगा। टैक्स कैसे लगेगा, टैक्स सिर्फ 10% लगेगा। और 10% भी कैसे लगेगा, अगर जितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन समझो 1,01,000 है तो 1,000 पे 10% लगेगा, मतलब 1,00,000 का उसका स्लैब है कि 1,00,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 1,00,000 के ऊपर जितना भी रहेगा उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। पर जितना भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A आएगा उसमें से आपको सबसे अच्छे से ध्यान से सुनो, 1,00,000 रुपीज लेस करना है और उसके ऊपर 10% टैक्स लगाना है, ठीक है। कॉस्ट क्या होगा सेक्शन 55 में देखेंगे, कल बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये भगाना नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। कॉस्ट 55 में देखेंगे, एफएमवी क्या होगा वो सब प्रॉपर अच्छे से देखेंगे, वो टुमारो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 112A की डिस्कशन साइड में रखते हैं। अगर 112A नहीं होता, मतलब इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को छोड़ के कोई और कैपिटल सेट पे हम लोग को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो टैक्स रेट क्या रहेगा, तो टैक्स रेट रहेगा भाई साहब 20%। क्या टैक्स रेट रहेगा 20%, 20%, 20%, 20%। याद रखो भाई 20% रहेगा, सबसे ज्यादा टैक्स रेट रही है इस पे। चारों की बात कर रहे हैं ना, चारों में सबसे ज्यादा टैक्स रेट इसी का टैक्स रेट है, इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म है मतलब बहुत बड़ा है। 112A का तो क्या बेनिफिशियल है तो उसको साइड पे रखते हैं। 112A का सबसे ज्यादा टैक्स रेट है 20%। एक्सेप्शन की बात करते हैं, मतलब 20% टैक्स रेट नहीं लगेगा। कहाँ पे नहीं लगेगा, अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटी है अदर देन यूनिट एंड जेडसीबी। जेडसीबी क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड होता है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है मैंने बहुत बार बताया, फिर भी बता रहा हूँ कि वो बॉन्ड जो इश्यू होता है डिस्काउंट पे और रिडीम हो जाता है प्रीमियम पे, ठीक है। लिस्टेड सिक्योरिटी अगर है अदर देन यूनिट्स है तो उसके ऊपर, अगर अदर देन यूनिट्स है मतलब कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स एंड एचसीबी, अगर उस केस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो टैक्स 20% नहीं लगेगा। 10 टैक्स क्या लगेगा, टैक्स लगेगा 10%। अगर 10% आप ले रहे हो तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और 20% ले रहे हो तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, विच एवर इज दैट। मतलब क्या, आपको जो भी इनकम आया उस पर आप दोनों कैलकुलेट कर दो, 10% इंडेक्सेशन ना लेके कर लो और 20% इंडेक्सेशन को लेके कर लो, और जो ज्यादा इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दोनों देख लिए क्या, 112A करेंगे। बेसिक क्या था, अगर इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं, एसटीटी पे होना चाहिए, ट्रांसफर पे भी परचेस पे भी, दोनों के टाइम पे एसटीटी पे है तो टैक्स लगेगा 10% इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1,00,000, इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1,00,000। अदर 112 की बात करते हैं, 112 क्या बात करेगा, टैक्स लगेगा अदर देन 112A की क्या आ जाएगा, जो 112A में नहीं टैक्सेबल हुआ वो लॉन्ग टर्म सब कहाँ पे टैक्सेबल होंगे, 112 में टैक्सेबल होंगे, उस पर टैक्स रेट क्या आएगा 20%। एक्सेप्शन क्या, कोई लिस्टेड सिक्योरिटी, लिस्टेड मतलब क्या, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है जैसे बीएससी एनएससी अदर देन यूनिट एंड जेडसीबी, तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन कर लो और 20% विद इंडेक्सेशन कर लो, विच एवर इज लॉन्ग टर्म हो गया। अभी बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में दो है, या तो सेक्शन 111 है या अदर। 111A में जो जो टैक्स टैक्सेबल आएगा, मतलब वही है कि ट्रांसफर हो रहा है इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यहाँ पे भी वही है, नीचे मैंने नोट में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। तो उस पे टैक्स रेट कितना आएगा, 15% आएगा, नीचे देखते हैं। और बाकी अगर 111A में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं टैक्सेबल हो रहा है तो कहाँ टैक्सेबल होगा, अदर्स होगा, मतलब दूसरी जगह पे। तो उस पे टैक्स रेट क्या, जो आपका स्लैब है अप टू 2,50,000, 2,50,000 टू 5,00,000 5%, वो वाले जो स्लैब है उसमें वो ऐड हो जाएगा और उसमें टैक्स रेट हो जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में नहीं आता तो अदर में आएगा और वो स्लैब में ऐड हो जाएगा। तो 111A क्या है, 111A क्या है,
अगर आपको कैपिटल गेन होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ, क्या ट्रांसफर कर रहे हो, इक्विटी शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट ट्रांसफर कर रहे हो, या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ट्रांसफर कर रहे हो, सेम तीनों चीजें ट्रांसफर कर रहे हो, तो टैक्स टैक्स क्या लगेगा एट द रेट 15%। और अगर एसटीटी जो आप 112A में देखोगे तो एसटीटी ऑन टाइम ऑफ सेल और ऑन टाइम ऑफ परचेज दोनों टाइम पे होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एसटीटी क्या होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, वो सिर्फ अगर ट्रांसफर के टाइम अगर आप पे कर देते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा कंसेशनल रेट का एट द रेट 15%, कंसेशनल रेट का एट द रेट 15%। अगर आप 112A देखोगे तो उसमें बोथ एट टाइम ऑफ एक्विजिशन एट टाइम ऑफ ट्रांसफर दोनों टाइम पे होना चाहिए, इसमें सिर्फ एट टाइम ऑफ ट्रांसफर है। कल जो मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A करने वाला उसमें हिस्ट्री भी करेंगे, ज्योग्राफी भी करेंगे, वो अपना पार्लियामेंट में क्या हुआ तो वो सब देखने वाले, वो लेक्चर आप अच्छे से देखना तो आपका 112A क्लियर हो जाएगा। फिर नोट पे आते हैं, नोट क्या एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, सब एसएससी को ये एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट को भी ट्रिपल वन ए का बेनिफिट दिया गया, एफआईआई को भी दिया हुआ है। एफआईआई क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनलाइज इन्वेस्टर जो भी है, ठीक है, उनको भी एप्लीकेबल है और नॉन रेजिडेंट को भी एप्लीकेबल है। पर यहाँ पे एक पॉइंट, ये नोट लिखने का कारण क्या है, रीजन क्या है, ये नोट लिखने का एक रीजन है, वो रीजन क्या है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 11111A में अगर बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपका वो कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट है, स्टॉक इन ट्रेड है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर जो एफआईआई देख रहे हो, एफआईआई का हम लोग ने पहले कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में देखा था, एफआईआई कुछ भी होल्ड करे, स्टॉक इन ट्रेड करे तो भी उसको कैपिटल गेन ही माना जाएगा, तो इसके लिए वो इररिलेवेंट है। मतलब आपको क्या देखना है कि जब भी बाकी सबके लिए क्या देखना है कि सिर्फ कैपिटल एसेट होना चाहिए, सिर्फ कैपिटल एसेट होना चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड नहीं चलेगा। पर जो एफआईआई है, जो एफआईआई है उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड हो या कैपिटल एसेट हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। आईएफएससी, आईएफएससी क्या होता है उसका मैंने पूरा वीडियो बनाया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो गुजरात में है, गांधीनगर में, उसका रीजनिंग वगैरह सब दिया था, क्यों बनाया क्या बनाया। अगर वहां से आप वहां के रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से अगर ये आपको एसटीसीजी वाला प्रोविजन आता है, और अगर आपने एसटीटी नहीं पे किया, अगर आपने एसटीटी नहीं पे किया एट टाइम ऑफ ट्रांसफर, फिर भी आपको कंसेशनल टैक्स रेट मिल जाएगा। फिर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से क्या आता है, एटीसी वगैरह जो भी आता है, वो वाला बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स का मतलब क्या होता है, ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है वो जानना है, उसके लिए क्या 65% ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह, वो कल मैं प्रॉपर नोट बनाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बता दूंगा। बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट भी आपको जानना जरूरी है। बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मतलब क्या, अगर आपका इनकम अदर देन 111A और 112A को छोड़ के, 111A और 112A को छोड़ के अगर आपका जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, मतलब आपका बेसिक 112A और 111A को छोड़ के आपका इनकम समझो सिर्फ 1,50,000 है और 2,50,000 बेसिक एग्जेम्पशन, तो 1 लाख यूटिलाइज कर सकते हो क्या 111A और 112A? जी हाँ कर सकते हो, ठीक है। फिर अभी तक कितना किया, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 1037 क्या बोलता है, अगर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर कर रहे हो, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर कर रहे हो तो वो कैपिटल गेन जो लगेगा एग्जाम्प्ट हो जाना चाहिए, प्रोवाइडेड 2 साल आपके पेरेंट्स यूज करने चाहिए फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, और सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा। ये स्टोरी आपको याद रहेगा कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट आपके पास आती है, आप अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो ट्रांसफर पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट देगी, अगर आपको सर्टिफिकेट दे रही है तो सर्टिफिकेट भी अगर आप बेच दोगे तो भी आपको टैक्स कैपिटल गेन नहीं लगेगा। और जो आपको एसेट मिलेगा इंफ्रा डेवलपमेंट के बाद, अगर वो विद इन 2 ईयर्स अगर आप फाइनेंशियल ईयर से ट्रांसफर कर देते हो, विद इन 2 ईयर अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, विद इन 2 ईयर अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। फिर आ जाते हैं टैक्स रेट, अभी देखा तो कोई इश्यू नहीं है। फिर ये वाला जो मैं बोल रहा था, मैं कैसे रिवाइज करता हूँ, मैंने बेसिकली एक एक्सेल शीट बना ली है, एक्सेल शीट के सामने कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है, इसमें सब सेक्शंस डाले हुए और उसका अभी मैं आपको रिवाइज करके बताता हूँ। अगर ये देखो, इसका बेसिकली क्या है, आपको पर्सनली मेहनत तो करना पड़ेगा, एक बार खुद बनाओगे तो कैसा होता है कि अभी मैंने क्या क्या पॉइंट लिखे मेरे को पूरा बहुत अच्छे से पता है, आपको अगर आप देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। मैंने मतलब जो बनाया है तो वो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने कहाँ क्या पॉइंट लिखा है, तो इसमें मैंने आपको रिवाइज करके बताता हूँ कि कैपिटल गेन मतलब आपका भी साथ साथ में रिवाइज होगा, कोई इश्यू नहीं है। बस सुन लीजिए, ईयरफोन डाल लीजिए और सुन लीजिए, आपका कितना फटाफट होता है। आप भी ऐसा बना सकते हो, मैं आपको चाहिए तो एक्सेल का फॉर्मेट दे दूंगा, प्लीज आप देखिए आपका रिवीजन कितना फास्ट होता है डायरेक्ट टैक्स का। सेक्शन 45 क्या बोलता है, चार्जिंग सेक्शन बोलता है। चार्जिंग सेक्शन में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 214 और 247। 214 किसका डेफिनेशन है,
214 डेफिनेशन है अपना कैपिटल एसेट का, 247 किसका डेफिनेशन है? ट्रांसफर। तो अगर आपने इतना देखा तो अभी आपको क्या बेसिकली दिमाग के पीछे रिकॉल करना है कि 214 मुझे सब पॉइंट याद आ रहे कि नहीं आ रहे। 214 कैपिटल एसेट था। कैपिटल एसेट मतलब क्या था? कोई भी तरीके का प्रॉपर्टी, बिजनेस के लिए हो या प्रोफेशन के लिए हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफआईआई जो स्टॉक इन ट्रेड, एफआईआई कोई भी स्टॉक होल्ड करता है वो हो गया। फिर उसके कुछ एक्सेप्शन थे, स्टॉक इन ट्रेड था, मूवेबल पर्सनल एसेट था, उसके कुछ एक्सेप्शन थे जो हम लोग ने देखे थे। फिर क्या रूरल एग्रीकल्चर, ये आपको पॉइंट अपने आप याद आने चाहिए। अगर याद नहीं आ रहे तो भाई एग्जाम में भी याद नहीं आएंगे। अगर अभी याद नहीं आ रहे तो एग्जाम में भी नहीं याद आएंगे। तो अभी ये आप देख रहे हो तो आपको बैकअप में पूरे पॉइंट याद आने चाहिए। अगर याद आ रहे तो मतलब आपको कोई जरूरत नहीं है बुक देखने की, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो और आगे बढ़ो। फिर 247 देख लिया ट्रांसफर। अभी ट्रांसफर में आपको सब वो पॉइंट याद आ रहे कि नहीं, एक बार देख लो कि कन्वर्जन हो रहा है, एक्सटिंग्विशमेंट, ट्रांसफर, एक्सचेंज, डेलिंक्विशमेंट, वो सब पॉइंट याद आ रहे कि नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फिर 45, फिर 45 के हम लोग ने कुछ एक्सेप्शन देखे थे। क्या 45(2) देखा था? 45(2) क्या बोलता था? अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे, क्या कन्वर्ट कर रहे, ये देख के ही याद आना चाहिए। तो क्या एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 45(2) क्या बोलता था? अगर हम लोग कन्वर्ट करें क्या कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड। 45(3) क्या देखा था? अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में अपना एसेट ट्रांसफर कर रहा है। 45(4) क्या देखा था? 45(4) हम लोग ने देखा था अगर 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 पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को एसेट ट्रांसफर कर रहा है तो क्या होगा। 45(1) ने क्या देखा था? आपका कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज होता है और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। अगर इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको मिल रहा है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन के कैसे प्रोविजन लगेंगे। फिर क्या देखा था? 45(5) देखा था कंपलसरी एक्विजिशन आपकी प्रॉपर्टी का हो जाता है तो क्या होगा। फिर उसके इनिशियल कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन के बारे में देखा था। फिर क्या देखा था? फिर देखा था 45(5) अगर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट पे आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है तो कैश प्लस जो एसटीपी रहेगा ऑन डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो वाला चीज। फिर क्या ये इस चीज का एडवांटेज आप देखो कि ये आप लॉ में भी बना सकते हो, जो भी मतलब थियरी सब्जेक्ट है। बेसिकली सीए एग्जाम में फ्लंक होने का रिजल्ट क्या है? मैं भी फ्लंक हुआ हूं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि भाई पोर्शन इतना बड़ा है। तो हम लोग कोई भी जिस क्या होता है बेसिकली अपने पास मेंटर नहीं रहते कि पता नहीं होता कि भाई कैसे पढ़ने का। पढ़ाते सब है, सब बोलते कि भाई स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। कोई बताता नहीं है स्मार्ट वर्क कैसे करो। स्मार्ट वर्क करने का भी एक तरीका होना चाहिए ना। अभी ये देखो, अगर आपको ये देख के सब सेक्शन रिवाइज हो रहे हैं तो आप यही एक पेज पूरा रिवाइज करके फिर सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ। क्योंकि डीटी में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, डीटी में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो सुसाइडल अटेम्प्ट है भाई, कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, अगर आपने पुराने कोई अच्छे कर्म किए तो शायद पास हो जाओ, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करने तो जरूरी है। फिर अभी मैंने क्या बोला, 45 के कुछ एक्सेप्शन देखे थे। 46 मैंने अभी तक नहीं कराया क्योंकि क्या है, 46 अगर लिक्विडेशन होता है तो लिक्विडेशन के केस में कैपिटल गेन क्यों नहीं करा है, उसका पर्पज है क्योंकि शायद मैं जब भी आईपीसीसी में था, अभी इंटर का नहीं पता, आईपीसीसी और एग्जीक्यूटिव वगैरह में लिक्विडेशन वाला नहीं है, सिर्फ फाइनल का है। तो उसका अलग से डाल दूंगा चैप्टर। तो क्या होगा, अननेसेसरी आप क्यों देखोगे ना अगर आपके पोर्शन में नहीं है। 47 अभी 47 आप देखोगे तो आपको कुछ याद आना चाहिए। 47 मैंने बहुत अच्छे से करा है, पूरा एक वीडियो इस पे बनाया था। सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ट्रांसफर नहीं माने जाने चाहिए। पहले 5 पॉइंट देखे थे। क्या पॉइंट देखे थे? अगर कोई गिफ्ट सॉरी एचयूएफ का कंप्लीट पार्टीशन हो रहा है। दूसरा क्या देखा था? दूसरा देखा गिफ्ट, इररिवोकेबल ट्रांसफर बिल वगैरह। थर्ड क्या देखा था? अमालगमेशन। फोर्थ क्या देखा था? होल्डिंग से सब्सिडरी, सब्सिडरी से होल्डिंग। प्रोवाइडेड 100% रिलेशनशिप होना चाहिए। 8 साल के अंदर रिलेशनशिप में 1% भी कम नहीं होना चाहिए। 8 साल के अंदर स्टॉक इन ट्रेड नहीं माना जाना चाहिए। ये सब कंडीशन देखी थी। अगर हो जाता है तो उसको इनकम मान लिया जाएगा। फिर 47 के 5 पॉइंट हो गए थे। फिर 2-3 पॉइंट और, बीजीआर याद, अगर नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर करे आउटसाइड इंडिया, बीजीआर, बी यानी क्या बॉन्ड, जी यानी क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आर यानी क्या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, अगर ट्रांसफर कर रहा है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कैपिटल गेन नहीं लगेगा मतलब ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा तो कैपिटल नहीं लगेगा। उसके बाद क्या देखा था? उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था? उसके बाद भी हम लोग ने बहुत सारी चीजें देखी थी। अगर यही सेम चीज नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर कर रहा है, नॉन रेजिडेंट को विद इन इंडिया, फ्रॉम इंडिया से ट्रांसफर कर रहा है, कहाँ से? आईएफएससी से कर रहा है। आईएफएससी जो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आ जाता है, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आ जाता है तो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब चीज देखी थी। फिर 48 सेक्शन, मतलब मैं पूरा रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, उसके लिए तो कैसा लेक्चर दिया है, इसका मैं जस्ट आपको बेनिफिट बता रहा हूँ। इस ये पढ़ने से आपका कितना फास्ट हो जाएगा। 48 क्या बोल रहा है? मोड ऑफ कंपटीशन बोल रहा है। मोड ऑफ कंपटीशन क्या? 48 का सेक्शन क्या था? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस माइनस क्या था? ट्रांसफर एक्सपेंस। तो क्या आ जाएगा? नेट कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो कैपिटल गेन आ जाएगा। उसमें से कुछ एग्जम्पशन लेस करते हैं तो अपना नेट कैपिटल गेन आ जाता है। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर ये 48 है तो 48 के साथ साथ आपको 48 के साथ प्रोवाइजर्स याद आने चाहिए। 7 प्रोवाइजर में क्या था? पहला क्या था? अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी
नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में या इंडिया की कंपनी में कोई भी सिक्योरिटी परचेज कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है तो वो टीटीबी या टीटीएसआर वाला कंसेप्ट एवरेज लेने का। एवरेज क्या लेने का? एट टाइम ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या, जब ट्रांसफर की डेट का एवरेज लेना है। ट्रांसफर एक्सपेंस में भी ट्रांसफर की डेट का एवरेज लेना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या, जब परचेज किया था वो टाइम का एवरेज लेना है। तो आपको याद आएगा सेकंड प्रोवाइजो क्या था, इंडेक्सेशन बोलता था। थर्ड प्रोवाइजो क्या था, थर्ड प्रोवाइजो था अगर 112 है, जो 112 है ए है उसमें नहीं मिलेगा बेनिफिट इंडेक्सेशन का। फोर्थ क्या था, डिबेंचर और बॉन्ड में ये नहीं मिलेगा एक्सेप्ट होते कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसमें भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया तो वो आप देख लीजिए। फिफ्थ क्या था, अगर आरडीबी है और उसका फॉरेन एक्सचेंज ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से कोई गेन हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से आपको कोई गेन हो रहा है तो वो आपको बेनिफिट, उस पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। फिर सिक्स क्या था, ईसॉप के रिलेटेड कुछ देखा था। फिर क्या था, सेवन एसटीटी का इफेक्ट नहीं आएगा। फिर 48 हो गया। फिर 50 की बात करते, 49 की बात करते हैं। 49 क्या था, 49 था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में क्या बोला था, बहुत सारी चीजों के कॉस्ट देखे थे। बोनस का देखा था, बोनस में कॉस्ट जीरो लेने का, बट अगर 1/4/2001 से पहले एसेट खरीदा, 1/4/2001 से पहले खरीदा, बोनस मिला है, एसेट नहीं बोनस मिला है तो उसमें एफएमवी का बेनिफिट मिलेगा। फिर राइट शेयर का देखा था, ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट्स का देखा था। अगर इंटेंजिबल असेट फॉर बिजनेस है तो उसमें कॉस्ट नील लेने का, अगर सेल्फ जनरेटेड वो सब कॉस्ट के बारे में देख लिए थे। फिर क्या था, फिर सेक्शन 50 हम लोग ने पीजीबीपी में किया था, फुल ब्लॉक ट्रांसफर, पार्ट ब्लॉक ट्रांसफर, वो वाला कंसेप्ट। 50 बी स्लम सेल है। स्लम सेल क्या था, अगर आप एक एक असेट ट्रांसफर करने की जगह पूरा बिजनेस का कोई बंच ही ट्रांसफर कर देते तो कैसे कैपिटल गेन लगेगा, तो नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ कैपिटल गेन आएगा। उसका तो एक सेपरेट वीडियो बनाया, देख लेना। नेट कंसिडरेशन क्या होगा, जो नेट कंसिडरेशन क्या होगा, जो वही नॉर्मल जो सेल कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, और नेटवर्थ क्या, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी वगैरह क्या थे वो पूरा वो वीडियो में आप अच्छे से देख सकते हो। 50 सी 105% वाला याद रखना, और 105% क्या, अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हो और वो एसडीवी से कम वैल्यू में ट्रांसफर कर रहे हो तो जो एसडीवी रहेगा वही क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। 5% का टॉलरेंस बैंड था, वो ध्यान रखना। दो कंडीशन थी, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाता है तो क्या होता है वो आप देख सकते हो। 15 CA में क्या था, 15C किसके लिए था, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए था। सीए किसके लिए था, अगर शेयर अदर देन कोटेड शेयर है, मतलब अदर देन कोटेड मतलब क्या, अनकोटेड शेयर है तो उसके केस में क्या होगा, उसके केस में अगर एफएमवी से कम है तो एफएमवी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। 50D में अगर आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं मिलता तो फेयर मार्केट वैल्यू को आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लो। 51 क्या था, एडवांस मनी फॉरफिटेड था। एडवांस मनी फॉरफिटेड किसके लिए, अगर ऑन और आफ्टर 1/4/2000 है तो आईएफओएस, और उससे पहले है तो वो लेस कर देना। दो चार्ट थे, अगर असेसिंग ऑफिसर करता है तो कुछ नहीं होता, असेसिंग खुद करता है तो वो लेस हो जाएगा। फिर 54 की बात करते हैं। 54 में बहुत सारे 54, 54B, 54D अभी कल परसों ही मैंने किया है तो आप उसका वो रिवीजन लेक्चर देख सकते हो। तो अगर आप देखो, ये तो मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं ऐसे कैसे फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ। इसको देखो बेसिकली एकदम अच्छे से प्रोविजन, टैक्स में क्या तकलीफ होगी आपको, टैक्स में रॉकेट साइंस कुछ नहीं भाई, अपने को कोई बैठ के कोडिंग करके रॉकेट नहीं उड़ाना, अपने को इतने सारे प्रोविजन है कि वो याद ही नहीं रहने वाले। तो वो याद कैसे रहे वो अपने को, उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, एक ही है दुनिया में, कोई कितने भी समरी नोट्स बनाए, कोई कुछ भी करे, कुछ नहीं होने वाला। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा बेटर है। तो और रिवीजन जो मैं भी अपने टैक्स सेंटर के इंस्टाग्राम चैनल पे जो आपको ये भेजता हूँ, क्या भेजता हूँ, अपने फोटोज जो समरी है टैक्स की, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल मेरे लिए है क्योंकि मैंने वो बनाया है, मुझे वो प्रोविजन पता है। आपको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सी समरी रहेगी, कोई प्रोफेसर की नहीं हो सकती जब तक आप खुद अपनी नहीं बनाते। समझ रहे हो। तो आज का लेक्चर होप सो हेल्पफुल रहा रहेगा। हेल्प लाइक तो आप करते ही हो, थैंक्स अ लॉट उसके लिए। कमेंट भी कर देना अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कर देना अगर फर्स्ट टाइम आए हो। तो ये ऐसे आपको ये सब कुछ अलग पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, जिसका लिंक डीएम में दिया हुआ है। हाँ हेल्प कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है उसमें, क्योंकि अपना टैगलाइन ही वही है, लेट्स ग्रो टुगेदर वाला। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, विल मीट यू टुमारो।